आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन की, जो कि होने वाला है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर की पॉइंट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है, उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी के लिए 250 रुपीज़ के अंदर नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग ऑफिसर बुकलेट लेके आया है आरआरबी की, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो आपको ये बुकलेट जो है बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के पहले की पॉइंट की, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहाँ पर मौजूद है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ मौजूद है आपके गुजरात अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोन साइंस कहाँ पर मौजूद है, यानी कि निमांस जो है कहाँ पर मौजूद है दोस्तों। तो मौजूद है बेंगलोर के अंदर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, बेंगलोर के अंदर मौजूद है आपका निमांस इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों चेन्नई के अंदर जो है क्या मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी मौजूद है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन्फेक्टिविटी क्या होता है दोस्तों। इन्फेक्टिविटी मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फेक्टिव पीपुल, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एंड नंबर एक्सपोज्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, इन्फेक्टिविटी कहा जाता है। और नंबर एक्सपोज्ड यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए हैं, वो क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिसीज, ऐसे व्यक्ति जो कि बीमार हैं उनको कहा जाता है, नंबर ऑफ डिसीज वाले व्यक्तियों को कहा जाता है पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, वायरलेंस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सीरियस कंडीशन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि सीरियस कंडीशन के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है आपका वायरलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि केस फर्टिलिटी क्या होती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई है, नंबर ऑफ डेथ को क्या कहा जाता है, आपके केस फर्टिलिटी कहा जाता है। अब कम्युनिकेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो ऐसे पर्सन जो कि कोई भी बीमारी को फैलाने के उपयोगी कारक बनते हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कि बीमारी को फैला सकते हैं, ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, इन्फेक्टिव ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, उनको कहा जाता है कम्युनिकेबिलिटी के कॉज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। चलिए अब हम कुछ अच्छी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस को जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने एक डेफिनेशन दी गई है इंक्यूबेशन पीरियड की। दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बेसिकली ये जान लेते हैं। तो दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन एजेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करने से लेकर जो बॉडी के अंदर पहला साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है उस बीमारी से रिलेटेड, उसको कहा जाता है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर गया है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसके साइन एंड सिम्टम तो दिखाई देते ही हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन एजेंट के बॉडी के अंदर प्रवेश करने से लेकर सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स नज़र आने तक का जो समय होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की, डिसीज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की या साइन की। ठीक है, वो होता है आपका, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं जनरेशन टाइम किसको कहते हैं। तो जनरेशन टाइम एक प्रकार का ऐसा टाइम होता है जो कि पर्सन जो है उसके अंदर कोई भी बीमारी है वो इन्फेक्शन कॉज करती है और मैक्सिमम डेवलप हो जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों जनरेशन टाइम। मतलब कि कोई बीमारी
किसी शरीर के अंदर जाती है और उसको मैक्सिमम मतलब कि बहुत बड़ा एक बीमारी फैल जाती है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं दोस्तों जनरेशन टाइम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इन्फेक्टिविटी क्या होता है। इन्फेक्टिविटी मतलब होता है कोई भी व्यक्ति ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। ठीक है, उसको कहते हैं इन्फेक्टिविटी पीरियड। और सबसे बड़ी बात होती है इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है, एक ऐसा समय जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन है वो क्या है फैलता है। ठीक है, उस वातावरण के अंदर, उसको कहते हैं दोस्तों इन्फेक्टिविटी पीरियड। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड यूज होता है आपका लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड मतलब होता है, लेटेंट पीरियड एक प्रकार का ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन, मतलब कि डिसीज चालू होने से लेकर डिजीज का पता लगाए जाने तक जो भी समय होता है वो कहलाता है आपका इन्फेक्टिविटी, जो वो कहलाता है आपका लेटेंट पीरियड, जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। चलिए बात करते हैं डिसीज आर इक्विवेलेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं सीरियल इंटरवल क्या होता है। तो दोस्तों सीरियल इंटरवल मतलब होता है ये एक प्रकार का गैप होता है, ठीक है, बिटवीन प्राइमरी केस है ना एंड द सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का जो समय होता है, बीच का जो गैप रहता है, उसको कहते हैं दोस्तों सीरियल इंटरवल। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब क्या होता है। दोस्तों एक ऐसा समय जिसके अंदर जो इन्फेक्शन एजेंट है वो क्या है किसी और व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहते हैं दोस्तों पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, चलिए या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अनदर पर्सन में फैल सकता है। ठीक है, किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से, जानवर से किसी इंसान के अंदर फैल सकता है, किसी भी इन्फेक्टेड इंसान से कोई भी जानवर में कोई इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, एंथ्रोपॉड्स के भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज सेकेंडरी अटैक रेट। मतलब कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट मेजर, ठीक है, किसके लिए, कम्युनिकेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट मेजर जो भी आप इख्तियार करते हैं वो दोस्तों क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी अटैक रेट कहलाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति है ठीक है, उसके अंदर वो और कितने व्यक्ति को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी होती है, बीसीजी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ओपीवी क्या होती है, ओपीवी होती है सेबिन। सेबिन जो होती है वो प्रकार की ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। और साल्क वैक्सीन की बात की जाए तो साल वैक्सीन जो होती है आपकी ओरल नहीं होती, ये आईएम होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन, मम्प्स वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन, मम्प वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन जो है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इसका एक ही टीका पड़ता है जो बोलते हैं आपको एमएमआर, मीजल्स मम्प्स रूबेला। मीजल मम्प्स रूबेला जो कि 9 मंथ पे पड़ता है आपको। ठीक है बच्चे को, ठीक है 9 मंथ पे पड़ता है, 9 मंथ पे विटामिन ए भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, और कौन सी वैक्सीन है। एक येलो फीवर वैक्सीन होती है, एक टाइफाइड वैक्सीन होती है, टाइफाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और टाइफाइड के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। ये प्लाग वैक्सीन होती है। और कौन सी वैक्सीन होती है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है आपकी, लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन होती है आपकी एक। और कौन सी वैक्सीन होती है, और वैक्सीन के नाम है एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन। और कौन सी वैक्सीन मौजूद होती है, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, पर्टूसिस की वैक्सीन होती है। या आईपीवी की बात कर रहे थे हम, साल्क जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। एक होती है रेबीज वैक्सीन जो कि लीजा वायरस फैमिली के वायरस जो होता है रेबीज वायरस, उससे बचाव करती है। कोलेरा वैक्सीन होती है जो कॉलेरा से बचाव करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है कॉलेरा का,
राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल, ठीक है। चलिए, और कौन सी वैक्सीन मौजूद है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर? मेनिंजोकोकल वैक्सीन। और कौन सी मौजूद है? किल्ड प्लाग वैक्सीन, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये सभी वैक्सीन के नाम है जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर मौजूद है। जापानीज एंसेफेलाइटिस ये भी मौजूद है। कैन्यूसर फॉरेस्ट डिसीज ये भी मौजूद है। और कौन सी वैक्सीन मौजूद है? ट्रिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। इसी प्रकार से कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं वैक्सीन को देने से पहले, कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखने आपको चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो सभी लाइव वैक्सीन जो है एक्सपेक्ट येलो फीवर, येलो फीवर की वैक्सीन को छोड़ के सभी जो लाइव वैक्सीन होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, कभी भी नहीं देनी चाहिए आपके महिला को। लाइव वैक्सीन की बात करें तो कभी भी नहीं देनी चाहिए आप प्रेग्नेंट महिलाओं को। येलो फीवर की वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन येलो फीवर की वैक्सीन भी HIV के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर आपके पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक HIV है तो उस समय पर भी आपको कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। अगर किसी व्यक्ति को सिम्प्टोमेटिक HIV है, महिला को या पुरुष को, तो लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, सिर्फ मीजल मर्स रुबेला की वैक्सीन ही देनी है। वेरिसेला जूस्टर की वैक्सीन भी दे सकते हैं, ये भी आप इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन सी वैक्सीन्स आप व्यक्ति को देंगे अगर व्यक्ति इम्यूनो सप्रेशन है, मतलब इसके इम्यून सिस्टम जो अगर कमज़ोर है, तो ऑल लाइव वैक्सीन आपको नहीं देनी है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी चल रहा है तब भी उसको वैक्सीन नहीं देनी है। कौन सी वैक्सीन? लाइव वैक्सीन, ठीक है, नहीं देनी है। और अगर किसी व्यक्ति को फीवर है तब भी आपको नहीं देनी है लाइव वैक्सीन, जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन भी नहीं देनी है आपको, ठीक है। किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? टाइफाइड वैक्सीन, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर लाइव वैक्सीन जो और टाइफाइड वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। डायरिया के अंदर भी वैक्सीन जो है नहीं देनी है, ठीक है। और येलो फीवर और कॉलेरा के अंदर भी वैक्सीन आपको लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, प्रीटर्म बेबी हुआ है या लो बर्थ वेट बेबी हुआ है, 2 kg से कम का बच्चा है, तब भी आपको वैक्सीन नहीं देनी है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है किल्ड वैक्सीन के लिए, ठीक है। और सीवियर लोकल और जनरल रिएक्शन है किसी व्यक्ति को, किसी एलर्जी है तो ड्रग से, उसमें भी आपको लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, ठीक है। आपको प्रीवियस डोज से किसी प्रकार की एलर्जी हुई है तब भी आपको वो वैक्सीन नहीं देनी है। ये आमतौर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी तक आपने नर्सिंग एजुकेशन बुकलेट को नहीं लिया है तो व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां पर जाकर आप जल्दी से 250 रुपीज़ में मात्र जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाइए, ऑफ़र का लाभ उठाइए। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका व्हाट्सएप नंबर। चलिए बात करते हैं BCG वैक्सीन जो है, इसको बोलते हैं बैसिलस कालमेट गुरीन, ठीक है ना। ये जो है एविरुलेंट स्ट्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कब दिया जाता है, आपके बर्थ के समय पे दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0.01 ml। कैसे दिया जाता है? इंटरडर्मल दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, किससे बचाव करता है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करें तो फ्रेश लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जी टाइप वैक्सीन होती है। और ये जो वैक्सीन होती है आपकी लियोफिलाइज्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है? लियोफिलाइज्ड वैक्सीन जो होती है वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है और मोर स्टेबल होती है। और करंटली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है आपके किसको? दानिश 1331 स्ट्रेन को, वैक्सीन को क्या है WHO ने रिकमेंड किया है, ठीक है। जो कि क्या करता है दोस्तों, मिलकर बना हुआ होता है किससे? मायोबैक्टीरियम बोविस से मिलकर बना होता है,
ठीक है। और इसको प्रिपेयर किया गया है किसमें, बीसीजी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया है। कहाँ पर, गोनेडी चेन्नई के अंदर, ठीक है, इसको बनाया गया है। ये एक प्रकार की लियोफिलाइज्ड वैक्सीन होती है जो कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। और इसको क्या है दोस्तों, आपके नॉर्मल सलाइन के साथ में मिलाकर क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है बीसीजी वैक्सीन को। और इसको खोलने के बाद में, ओपन करने के बाद में या मिलाने के बाद में 4 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 घंटे के बाद में आप इसको फेंक देंगे क्योंकि ये खराब हो जाएगा। डोज की बात की जाए तो 1 साल पर आपको 0.1 ml देना होता है और बचपन के समय में 0.01 ml आपको देना होता है। रूट की बात की जाए तो इंटरडर्मल रूट टिप का होता है और ट्यूबिकुलिन सिरिंज के माध्यम से आप देते हैं पेशेंट को। ट्यूबिकुलिन सिरिंज की बात की जाए तो माइक्रोस्टेट सिरिंज होती है और 26 गॉज की निडल होती है, बहुत ही पतली निडल ये कहलाती है। साइड की बात की जाए तो स्क्रीन ओवर लेफ्ट डेल्टोइड मसल के अंदर आप इसको लगाते हैं जो कि एक परमानेंट स्कार आपका छोड़ती है। लेफ्ट डेल्टोइड मसल के अंदर क्यों लगाते हैं, ताकि एक प्रकार की जो कन्वेक्शन एज ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब कि एक लेफ्ट डेल्टोइड मसल के से लगाए जाते हैं ताकि क्या है, बच्चे को पेन भी ना हो और एक प्रकार का मार्क भी दिखाई दे जाए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दिखाई दे जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से एक मार्क छोड़ती है बच्चों के अंदर। डायरेक्ट बीसीजी की बात की जाए तो डायरेक्ट बीसीजी जो होता है एडमिनिस्टर की जाती है 1 साल के बच्चे को। अगर बच्चे को क्या है, मॉन्टेक टेस्ट नहीं किया है तो उसको डायरेक्ट बीसीजी देते हैं आप 1 साल पे, ठीक है, अगर बच्चे को बचपन में बीसीजी की डोज नहीं लगी है तो। इनडायरेक्ट बीसीजी की बात की जाए तो 1 साल से बड़े बच्चे को आप दे सकते हैं बियॉन्ड द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या है, मॉन्टेक्स टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी वजह से क्या है, आपको एलर्जी भी देखने को मिल सकती है, इसलिए मॉन्टेक टेस्ट आप करते हैं कि बेसिकली बच्चे को जब करते हैं, जब अगर आपने 1 साल बाद में आप क्या है टीबी की जो वैक्सीन है बीसीजी वो दे रहे हैं तो आपको मॉन्टेक्स टेस्ट करना आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं इसके पेप्यूल फॉर्मेशन की। तो 2 से 3 वीक के बाद में आपका क्या होता है, पेप्यूल फॉर्मेशन होता है और 5 वीक के बाद तक आपका 4 से 8 mm का डायमीटर का पेप्यूल देखने को मिलता है। 6 से 8 वीक जब आपको हो जाते हैं तो आपके जो है ना अल्सर जो होती है ब्रेक हो जाती है और आपके क्रस्ट जो है कवर कर लेता है उसको, ठीक है। और बात करते हैं 6 से 12 वीक बाद में परमानेंटली, जो मैं मार्कर की बात कर रहा था, परमानेंटली मार्क छोड़ती है आपकी स्क्रीन के ऊपर बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। और 4 से 14 वीक के बाद में जो है मॉन्टेक्स टेस्ट आपका पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अल्सरेशन देखने को मिल सकता है वैक्सीनेशन की साइट पे, ठीक है। सुपरेटिव लिम्फेडेंटिटिस देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी देखने को मिल सकता है इसमें। और क्या हो सकता है दोस्तों, डिसेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में, जो कि है मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन जो होती है एक प्रकार की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, लियोफिलाइज्ड वैक्सीन होती है, यानी कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, ठीक है, टिश्यू कल्चर से मिलकर बनी हुई होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की चिक एम्ब्रियो और ह्यूमन ड्यूप्लेट सेल की लाइन से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेन की बात की जाए जो एंडगमोटन जैग्रेब स्ट्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, स्वार्ट्स स्ट्रेन से मिलकर बनी हुई होती है और मॉर्टन स्ट्रेन से मिलकर बनी होती है। मीजल वैक्सीन की बात की जाए तो डोज 0.05 डोज की बात की जाए तो 0.5 ml होती है। रूट की बात की जाए तो सबक्यूटेनियस रूट से आप देते हैं, राइट आर्म पर देते हैं, ठीक है। और बात की जाए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर भी के हिसाब से देखा जाए तो 9 मंथ पर आप इसको देते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप विटामिन ए की डोज भी देते हैं। 6 से 9 मंथ के बाद में 6 से 9 मंथ के जो 9 मंथ से छोटे बच्चे उनको नहीं देते हैं, ठीक है, बेसिकली 9 मंथ तक के हो जाते हैं तब देते हैं। और 6 से 16 से 24 मंथ पर डाइल्यूट करते हैं इसको डिस्टिल वाटर के अंदर और स्टेरल वाटर के अंदर इसको डिस्टिल करके देना होता है। अब बात करते हैं यूज विद इन 4 आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। 4 घंटे बाद में मिलाने के बाद में आप इसको यूज करें। 4 घंटे के बाद में है ना यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अगर इसको 4 घंटे के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है, मिक्स करने के बाद में, तो
तो एक कंडीशन आपको पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं दोस्तों टॉक्सिक सॉन्च सिंड्रोम। ठीक है। मीजल वैक्सीन की बात की जाए तो एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है। और बात की जाए इसके तापमान की तो इसको हमेशा 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। ठीक है। अगर 2 से 8 डिग्री के तापमान में नहीं रखते हैं, ज़्यादा तापमान हो जाता है तो ये खराब हो सकती है। अब बात की जाए प्रोटेक्टिव इफिशिएंसी की बात की जाए तो 90% डोज से ज़्यादा एक डोज के साथ में इसको क्या मिल जाता है, इफेक्टिव में हो जाता है। अगर आपने 99% इफेक्टिव हो जाता है अगर आप 2 डोज इसकी देते हैं तो। ड्यूरेशन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन की लाइफ लॉन्ग जो है वैक्सीन मीजल्स प्रोटेक्शन करती है और 7 दिन का आइडियल गैप होना चाहिए बिटवीन 2 डोजेस के अंदर। ठीक है। मिनिमम 2 डोज के अंदर 7 दिन का तो गैप होना ही चाहिए। मीजल वैक्सीन की बात की जाए तो बेसिकली 6 मंथ का गैप इसमें बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो ओपीवी वैक्सीन होती है ये। और ओपीवी वैक्सीन की बात की जाए तो ओपीवी वैक्सीन के अंदर भी एक प्रकार से ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। इसके अंदर 3 स्ट्रेन मौजूद होते हैं पोलियो वायरस के। ठीक है। अब बात करते हैं इसको कब लगाया जाता है तो ओपीवी वैक्सीन की जो पहली डोज है उसको 0 डोज कहा जाता है और जो बर्थ के समय पे लगाई जाती है। दूसरी डोज जो पहली डोज 0 डोज के माध्यम से बोलते हैं तो पहली डोज को 0 डोज माना जाता है जो कि बर्थ के समय पे लगाई जाती है। ओपीवी की पहली डोज लगाई जाती है 6 वीक पर। ओपीवी की दूसरी डोज लगाई जाती है 10 वीक पर। ओपीवी की तीसरी डोज लगाई जाती है 14 वीक पर। अब इसी प्रकार बात की जाए तो ओपीवी की बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, 16 से 24 मंथ पर जो है ओपीवी की बूस्टर डोज लगाई जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस प्रकार से जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल्स का। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो क्या होता है, पेयर पैचेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ये जो है बहुत सिस्टमिक एज ए लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आईजीए इम्यूनोग्लोबिन अल्फा डोज देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं इसकी। ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 डोज देते हैं किसी पोलियो वैक्सीन की। और पोलियो वैक्सीन के एडवांटेज क्या है, ये इजीली एडमिनिस्टर करने में आसानी रहती है इसको क्योंकि ओरली आप 2 बूंद सिर्फ डालते हैं। ठीक है। सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन। ठीक है। और बात की जाए ये जो पोलियो वैक्सीन जो है मदद करती है किससे, पोलियो वायरस है उससे। ठीक है। और पोलियो वायरस जो होता है फीको ओरल रूट के माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है। मोटे मोटे तौर पर बात की जाए कि ये जो वैक्सीन है ये क्या करती है, पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस कंडीशन से बचाव करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखी जाए कि एक केस जो होता है 2 से 7 मिलियन वैक्सीन पर एक केस देखने को मिलता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ओरल पोलियो वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन करने के रखना आवश्यक होता है। और बात की जाए इसकी स्टोरेज टेम्परेचर की तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापमान रहना चाहिए और हमेशा इसको उसी तापमान में रखना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाती है, पोटेंसी खो देती है। ड्राई आइस के अंदर इसको रख सकते हैं। ठीक है। फ्रीज के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको वाइट आइस और अमोनियम क्लोराइड के साथ में। हीट स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ओपीवी वैक्सीन की तो ये जो है ये अपनी पोटेंसी नहीं खोती है 1 साल से लेकर 1 साल तक, अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा गया तो। ठीक है। मतलब कि 1 साल तक रख सकते हैं इसको। और 4 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं अगर तो 1 मंथ तक ये रूम टेम्परेचर पे भी रह सकती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो 1 साल तक ये रह सकती है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा हुआ होता है इसके ऊपर जो कि इसको दर्शाता है कि इसकी जो पोटेंसी है वो ख़राब हुई है कि या ठीक है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है बेसिकली पोटेंसी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है एक सिंपल टूल होता है जो कि वैक्सीन के ऊपर लगा हुआ होता है ताकि पता चलता है कि वैक्सीन ख़राब हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है एक प्रकार का लेबल होता है जिसके अंदर हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जिससे आपको पता लगता है कि जो मेडिसिन है वो हीट के संपर्क आने पर खराब हुई है कि नहीं हुई है। ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों, जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है वो हीट के एक्सपोजर में आते ही क्या करता है, अपनी इफ़िशिएंसी खोने लगता है और कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए भी आप किसको देखते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर को देखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर की। तो ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ये वैक्सीन हो गई आपकी। ठीक है, ये वैक्सीन हो गई। इसके चारों तरफ इसके अंदर इसके आगे क्या लगा होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा होता है। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर एक वाइट घेरा होता है और ये जो पूरा जो आपका ये पूरा ब्लैक कलर से भरा होता है बेसिकली। ठीक है, ब्लैक कलर से भरा होता है। अगर वैक्सीन ने बीच वाले घेरे को भी कवर कर लिया वाइट वाले को, तो इसका मतलब वैक्सीन खराब हो चुकी है। एक आउटर सर्किल होता है इसका, एक इनर सर्किल होता है। ठीक है, इनर सर्किल जो होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है, तो हीट के संपर्क में आने से ये क्या होता है, अपना रंग को खोने लगता है। ठीक है। अब बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन की। डीपीटी वैक्सीन जो होती है ट्रिपल वैक्सीन होती है और डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस से बचाव करती है। ठीक है। डीओटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सोइड्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कैसी वैक्सीन होती है। तो एक किल्ड वैक्सीन होती है जिसकी डोज की बात की जाए तो 0.5 ml आप देते हैं। इंट्रामस्कुलर साइड की बात की जाए तो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है, वहाँ पर देते हैं आप। मिडल 1/3 देते हैं आप ग्लूटियल रीजन पर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फैट बटक्स ब्रेक द एडजुलेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डीपीटी वैक्सीन। आप इसको है ना बटक्स पे इसलिए नहीं देते क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इसलिए इसको मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर एस्पेक्ट थाई पे देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार से जो एडजुवेलेंट है जो इस वैक्सीन के साथ में मिलाए जाते हैं। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन के अंदर ये क्या करते हैं दोस्तों, आपकी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं और वैक्सीन की एज को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार इनको मिलाया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो एज के अनुसार डोज की बात की जाए तो डीपीटी वैक्सीन की जो पहली डोज लगाई जाती है वो 6 वीक पे लगाई जाती है। डीपीटी वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाती है 10 वीक पे। डीपीटी वैक्सीन की थर्ड डोज लगाई जाती है 14 वीक पे। और डीपीटी बूस्टर डोज लगाई जाती है 16 से 24 मंथ पे। डीपीटी बूस्टर की जो लास्ट डोज लगाई जाती है वो लगाई जाती है 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक इसकी डोज को लगाना है। अब बात करते हैं कैसे लगाते हैं, कितना समय होता है। तो बात की जाए डीपीटी वैक्सीन की तो इंटरवल की बात की जाए तो 3 डोज लगाते हैं इसकी, है ना। 1 मंथ का जो है आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है तो डीपीटी वैक्सीन। ठीक है। बात करते हैं सीवियर हाइपर मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है किसी पहली वाली डोज से तो इस डोज को वापस नहीं देंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज हुई है जैसे कि एपिलेप्सी हुई है, सेरेब्रल एपिलेप्सी हुई है, सीजर्स आ रहे हैं, तो उस पेशेंट के अंदर भी आप ये दवा नहीं देंगे। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही है मान लो कोई, तब भी नहीं देते हैं। दूसरी बात डीपीटी को कभी भी है ना प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर भी नहीं देते हैं। अब बात करते हैं यही बात कर रहे थे एक्यूट एपिलेप्सी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एपिलेप्सी कंट्रोल ऑन एपिलेप्टिक कैन बी गिवन। ठीक है, अगर एपिलेप्सी कंट्रोल हो गई है तो आप दे सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी के अंदर भी इस व्यक्ति को इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। ठीक है, अगर एंटीपायरेटिक के साथ में दे रहे हैं तो तब भी दे सकते हैं आप इस वैक्सीन को। ठीक है। अब ये +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इस वैक्सीन को +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस से रख सकते हैं। अगर इस वैक्सीन के अंदर बर्फ़ जम गई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर इस वैक्सीन के अंदर बर्फ़ जम गई है, फ्रोजन हो गई है, तो इसको फेंक देना है क्योंकि ये वैक्सीन अब खराब हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है बेसिकली, ठीक है, इसको कब दिया जाता है, विटामिन ए को 9 मंथ पे दिया जाएगा। ठीक है, और 18 मंथ पे दिया जाएगा, 24 मंथ पे दिया जाएगा, 30 मंथ पे दिया जाएगा, 36 मंथ पे दिया जाएगा और 42 मंथ पे दिया जाएगा। विटामिन ए की बात की जाए तो सबसे पहले तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप देते हैं। ठीक है, और +2 लाख इंटरनेशनल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप, 2 लाख इंटरनेशनल की 17 लाख यूनिट की पहले 1 लाख यूनिट देते हैं आप
9 मंथ पे, उसके बाद में 2 लाख इंटरनेशनल आप देते हैं। ठीक है। ओपीवी की बात की जाए तो 5 डोज प्रॉपर ओपीवी की लगती है, और डीपीटी की बात की जाए तो 3 डोज लगती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब बात करते हैं टिटनस वैक्सीन की। तो टिटनस वैक्सीन जो होती है बेसिकली एडल्ट को दी जाती है, 60 डोज और टीटी। ठीक है। गाइडलाइंस की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2 डोज लगाई जाती है, 1 मंथ के बाद में दूसरी डोज लगानी होती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये गाइडलाइन है, पूरी गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। गाइडलाइन पूरी दी गई है कब कब लगाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये डीपीटी वैक्सीन की पहली डोज कब लगाई जाती है उसके बारे में बताया गया है पूरा। ओपीवी की फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है पूरा बताया गया है, 1 साल से। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बताई जा रही है कि 2 वैक्सीन लगाई जाती है, 1 मंथ का गैप रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है वैक्सीन्स के बारे में जानकारी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किसकी कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है सबके बारे में जानकारी दी गई है। पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप टेबल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे कि आगे के प्रश्नों को समझेंगे कि भाई कौन कौन से एग्जाम के अंदर प्रश्न और पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।